सबको सत श्री अकाल। पहले तो हमारे किसान बहन और भाइयों के लिए इस संघर्ष, it's a moody mind. तो कल जो आखिरी में रिपीट करेंगे जो कह सकते थे पहले महीने के संघर्ष में, कोई भी सोचने वाला समझ जाता पर नहीं हुआ। गुरु पूरब के दिन हुआ, ये गुरु की कृपा है। और दूसरा जो शहीद हुए जिन्हें हमने याद किया है, मैं मानती हूँ कि जैसे हमने पहले स्वतंत्रता संग्राम में, उस समय भी एक कंपनी होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत को काबू करने के लिए ही कंपनी बनाई अंग्रेजों ने, क्योंकि वो गरीब थे, हम अमीर थे, और हमें गरीबी में डाल दिया। 45 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ मनी ट्रांसफर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। उत्सव पटनायक ने बहुत अच्छा काम किया इस पे। और यहाँ लगान ले लेके किसानों को भुखमरी की तरफ धकेला। 50 से 60, 500 से 600 करोड़ लोग मरे। और आखिरी भुखमरी फैली थी 1942 में, ग्रेट बंगाल फैमिन। और वहां पैसा बढ़े जा रहा था क्योंकि लगान से यहां से वहां जा रहा था। जमीन हमारी एक साइन के साथ कह दिया भारत की जमीन अंग्रेजों की। You know, this land, the soil of India is the property of England. तो जो किसान खेती करता था उसको लगान देना पड़ता था, इसलिए हम गरीब हुए। और उस समय भी किसानों ने ये आंदोलन किया था, 1857 का आंदोलन। 2017 में चंपारण सत्याग्रह का हम लोगों ने 100 साल 2017 में मनाया। तो मैं मेरठ गई और एक एक किसान जब शहीद हुआ था वहां, तो हमने कहा इनके डिसेंडेंट्स को ढूंढते हैं। सब जमीनें ले ली गई थी, बेचारे पत्थर तोड़ रहे थे सड़कों पे। हमने उनको ऑनर किया। ये जो हमारे 700 भाई और बहन हैं, इसी तरह हिस्ट्री में जाएंगे। हमारा सेकंड फ्रीडम स्ट्रगल में कितने लोगों ने अपनी जान दी, चाहे कहा जाता है कि वो भीख से मिली हमारे को आजादी, पर this is what I did for my science talent. तो इस पे भी बोलो, इस पे भी बोलो। ठीक है, ओके। और मेरे को हमेशा याद रहता है कि पंजाब ने लड़ाई करके एक जबरदस्त कानून बनाया था, 1900 का लैंड एलियनेशन एक्ट। क्योंकि लगान ले लेके कर्ज में डाला जाता था और धीरे धीरे जमीनें निकल जाती थी किसान के हाथ में। और 1900 का जो लैंड एलियनेशन एक्ट था, कहता था किसान का जमीन, सर छोटू राम का बहुत बड़ा रोल था उसमें, जो किसान की जमीन, उसका घर, उसके जानवर नहीं लिए जा सकते कितना ही कर्ज हो। और मेरे ख्याल से जो कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा पंजाब में, उस तरह का एक नया एक्ट, तरह तरह के नए लगानों के खिलाफ किसान को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर से लाना पड़ेगा। एक नया 2021 के लिए। और अकेला लैंड ही नहीं, बहुत चीजें खिसक रही हैं हाथ से।
मैंने नवदानिया क्यों शुरू किया, मैंने बीज बचाना क्यों शुरू किया? पंजाब की वजह से। 68 से 73 तक मैंने यहाँ फिजिक्स पढ़ी पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो जो मुझे ज्ञान है विज्ञान का वो मेरे को पंजाब की धरती से मिला। और फिर 1984 में, उस समय मैं कॉन्फ्लिक्ट्स पे काम कर रही थी, तो नॉर्मन बोरलॉग को विश्व शांति नोबेल प्राइज मिला था पंजाब के लिए। हरित क्रांति का आर्किटेक्ट उन्हें कहा जाता है। वो फर्टिलाइजर लाए, फिर फर्टिलाइजर के साथ हमारे लंबे गेहूं, लंबे धान टिकते नहीं थे। मैं कहती पौधे सत्याग्रह करते थे, कहते नहीं चाहिए तुम्हारा यूरिया। पर वो लड़ाई का जितना एम्यूनिशन और एक्सप्लोसिव्स की फैक्ट्री थी, उनके पास बहुत सरप्लस था। तब लड़ाई के बाद लग गए थे अमेरिकन डिफेंस। He used to work for a defense lab. ड्यूपॉन्ट का डिफेंस लैब पे काम करते थे नॉर्मन बोरलॉग। और उनको काम दिया क्या कि बदलो, पौधों को बदलो रासायनिक के लिए। उन्हें बहुत लिखा हुआ है, मैंने अपनी हरित क्रांति की किताब में लिखा कि मैं अगर पार्लियामेंट में हूं भारत के, तो मैं हर 5 मिनट में खड़ा होकर चीखूंगा फर्टिलाइजर दो मुझको, फर्टिलाइजर दो। तब जो ड्वार्फ वैरायटीज बनाई गई वो फर्टिलाइजर के लिए बनाई गई। और पंजाब में तो 250 तरह की फसल उगती थी ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले। उनमें धान नहीं था, धान तो इरी ने थोपा और बहुत उसके खिलाफ रेजिस्टेंस हुआ। मेरे बीज के गुरु हैं डॉक्टर इशारिया, जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर होते थे, और उनने कहा हम धान की किस्में नहीं देंगे आपको, ये हमारी धरोहर है। भारत के आदिवासी किसानों ने 2 लाख किसान धान की निकाली एक घास से। एक जंगली घास को उन्नत करके 2 लाख किस्में धान। तो जब विश्व बैंक कोशिश कर रहा था सारा काबू करने को, तो ईरी बनाया इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ईरी ने कहा अब सारी धान की किस्में हमें दो, जो हमारे कटक इंस्टीट्यूट में होती थी। और रिशारिया जी ने कहा मैं नहीं दूंगा, ये हमारी धरोहर है। उनको निकाला गया नौकरी से। फिर वो मध्य प्रदेश राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए, वहां से निकाला गया। फिर स्वतंत्र रूप में बचाते रहे। और उन्हीं को मैंने बुलाया जब सीखना था मुझे कि बीज बचाने में क्या क्या करना पड़ेगा और बीज क्या है। 84 में मैं कृषि की तरफ मेरा ध्यान गया, क्योंकि क्या हुआ पंजाब और नैरेटिव अखबारों में बिल्कुल अलग था और जमीनी हालत बिल्कुल अलग थी। जमीन पे किसान कह रहे थे, 86 का शरबत खालसा है, if the hard-earned income of the people or the natural resources of any nation or natural resources are forcibly plundered, the goods produced by them are paid at any arbitrary determined price, while the goods bought by them are sold at high prices. And in order to carry this process of economic exploitation to a logical conclusion, the human rights of people or a nation are crushed. These are indices of slavery. ये जमीन से उठ रहा था कि हम गुलामी में जी रहे हैं। उत्पादन क्या होगा, कौन सा बीज इस्तेमाल करेंगे, कैसे खेती करेंगे, हमारे खेती का उत्पादन का खर्च क्या होगा, हमारे उपज का दाम क्या होगा। कोई प्रोड्यूसर हर जगह का कार बनाने वाला कार का दाम फिक्स करता है, पर यहाँ पंजाब की खेती में किसान से छीन लिया गया वो हक, प्राइस क्या होगा। और इसलिए मेरे को बहुत क्लियरली याद है 4 जून को 1984 को एक ब्लॉकेड हो गया था। It does need a knock. 1984 के 4 जून को किसानों ने ब्लॉकेड किया था ट्रेन्स को कि हम अनाज दिल्ली नहीं जाने देंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा।
वो छुपा दिया गया किसान आंदोलन और उसको कम्युनल नैरेटिव दे दिया गया अखबारों में। कम्युनलिज्म तो था ही नहीं उस समय। यहाँ पे रिलीजन्स के बारे में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। किसान आंदोलन था 84 का। तब से मैंने कृषि पे तो ध्यान देना शुरू किया, पर कृषि शुरू भी कर दी, बीज बनाना भी शुरू कर दिया, और साफ दिख रहा था कि रासायनिक की वजह से एक तरफ तो धरती माँ, जिसको गुरु नानक जी ने बोला है, धरती माँ महात, द ग्रेट मदर अर्थ। एंड द मोर यू रीड गुरबानी, लगता है कि पूरी तरह धरती माँ के बारे में लिखा है इस किताब में, इंसानियत और धरती माँ। और मैंने एक कहा है कि हमें 1900 का कंटेम्प्रेरी कानून का ड्राफ्ट करना चाहिए। बढ़िया लॉयर्स हैं यहाँ पे, बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं। और एक और जरूर आप लोग करिए, Sikhism is the only religion that grew from the soil, for the keepers of the soil. और कौन सा धर्म है जो एक साल इतने सारे लोगों को लंगर के द्वारा खिला के खाना एक आंदोलन चला सकता है? और दो काम, प्रोफेसर लोग हो, यहाँ बहुत लोग हो, आज की खाने की कल्चर और कृषि का कल्चर क्या होना चाहिए, गुरबानी क्या कहती है, वो काम अगर हो जाए तो कोई क्रश नहीं कर पाएगा, ना पंजाब को, ना पंजाब के किसान को, ना भारत के किसान को। क्योंकि आज जो संकट है, 4 संकट एक साथ हैं, हमारी खाद्य व्यवस्था से जुड़े हुए और हमारी कृषि व्यवस्था से जुड़े हुए। एक है धरती माँ पे आक्रमण। मेरा एक ट्रिप, जब मैं पंजाब कर रही थी रिसर्च, तो किसान बोल रहे थे कि धरती माँ को भी कैंसर हो गया है। वो जहर की वजह से एक कैंसर ट्रेन जाती है भटिंडा से बीकानेर, वो भी इसी संकट का एक रूप है। दूसरा तो है ही कि इसके ये एक झूठ जो फैलाया गया उस वक्त हरित क्रांति के लिए कि उत्पादन बढ़ता है। क्योंकि मैंने तो फिजिक्स कर रखी है, तो मैंने फिगर्स कैलकुलेट करना शुरू किया। पहला बात तो अगर पूरा खेत देखो, उत्पादन कम हुआ है, क्योंकि जैविक खेती के साथ आप अगर 10 फसलें उगाओ, 5 फसलें उगाओ, तो बायोलॉजिकल उत्पादन ज्यादा है। इसलिए हम लोगों ने इंडिया में कभी एक फसली खेती नहीं की थी। हरित क्रांति के पहले मिश्रित खेती की थी, हमेशा गेहूं के साथ सरसों या चना, अकेला गेहूं नहीं। और दूसरा, स्वामीनाथन जी ने भी एक्सेप्ट किया है, जब इनने बोने धान और बोने गेहूं बनाए, उनने माना है कि हमने उत्पादन नहीं बढ़ाया, हमने पार्टीशन बदला कि ग्रेन का प्रोपोर्शन स्ट्रॉ के प्रोपोर्शन में ज्यादा होगा। पौधा ज्यादा नहीं उत्पादन दे रहा है, कम दे रहा है, पर ग्रेन का प्रोपोर्शन ज्यादा है, क्योंकि फर्टिलाइजर के लिए तैयार करना था उन्हें बोना। फिर वो मशीनीकरण भी हुआ, साथ साथ रासायनिक तो आया, मशीनीकरण हुआ, कंबाइन हार्वेस्टर आए। कंबाइन हार्वेस्टर ऊपर से ले जाता है धान और नीचे हम स्ट्रॉ कहते हैं, उसको स्टबल बना दिया और कहा किसानों को जलाओ। हरित क्रांति में ही आया कि जलाओ। अब पीछे पड़ जाते हैं दिल्ली वाले, मैंने तो कह दिया मैं नहीं आऊंगी। टीवी वाले, थोड़ा सा पोल्यूशन शुरू होता है,
और किसानों का पंजाब फार्मर्स आर बर्निंग स्टबल, पंजाब फार्मर्स आर बर्निंग स्टबल। मैंने कहते हैं ना पोल्यूशन की कहते हैं, मैंने कहा तुम पंजाब फार्मर्स को ब्लेम करोगी, मैं नहीं आती, क्योंकि अगर असली कॉज समझना इतनी लंबी कहानी। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डांटा है कि the cat is out of the bag, the Punjab farmer is not causing the pollution। सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ जी ने कहा है, और वो भी डेटा निकला है कि सब में ज्यादा पोल्यूशन व्हीकल्स का निकल रहा है। 12% पर दिल्ली का पोल्यूशन व्हीकल्स का है। बाकी घर तोड़ रहे हैं और बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं बना रहे हैं। और ये नया जो इकोनॉमी है ना कि तोड़ के पैसा बनता है, वो ही बहुत गलत फहमी है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि गुरबानी का इकोनॉमिक्स क्या है। ये जो शोषण का इकोनॉमिक्स है, ये इकोनॉमिक्स नहीं है। ये तो एक युद्ध है धरती माँ के खिलाफ, ये तो युद्ध है किसान के खिलाफ, ये युद्ध है हमारे शरीर के खिलाफ जो हमको बीमारी दे रहा है। एक तरफ हमारे किसान इतना अनाज उगा रहे हैं, दूसरी तरफ हर चौथा भारतवासी, हर दूसरा बच्चा कुपोषित है। हम 101 out of 117 countries in the hunger index। हमसे ऊपर है बांग्लादेश वगैरह, पाकिस्तान, बांग्लादेश को ज्यादा रोटी मिल रही है। ये नहीं कि हम उगा नहीं रहे। और मैं बहुत किताबें लाई हूँ आप लोगों की लाइब्रेरी के लिए छोड़ने, है ना। और हमने जब शुरू हुआ था आंदोलन, तब मैंने एक रिपोर्ट लिखी थी, कलोनियलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन एट द रूट्स ऑफ द इकोलॉजिकल फार्मर्स, ecological emergency and farmers distress and the farmers आंदोलन। उस टाइम विश्व बैंक ने कहा था पीडीएस को कम करो पैसा बचाने के लिए। अब पीडीएस पे खर्च 10 गुना ज्यादा है और भुखमरी बढ़ गई है, क्योंकि गरीब के पास सीधे नहीं पहुंच रहा है। अब आप पूरा डिजिटल करोगे, कितना खर्चा आता है उसमें। मेरा कभी मैं कुछ दिन पहले बैंक में गई थी और वो लेते हैं ना डिजिटल, वो बेचारा मशीन मान ही नहीं रहा मेरे फिंगरप्रिंट्स को। बैठी रही मैं आधा घंटा, प्रेस करती रही। अब बेचारा एक रोटी के लिए राशन के लिए रुका हुआ है और उसका थंब इम्प्रिंट मानती नहीं है वो मशीन, या बिजली नहीं है गाँव में, या जैसे बच्चों के ये डिजिटलाइजेशन में हमने देखा आधे बच्चे तो पढ़ाई से हट गए क्योंकि उनके गरीब पेरेंट्स के पास पैसा नहीं था स्मार्टफोन खरीदने को। बाकी जिनके पास था भी उन्हें पहाड़ चढ़ के लिंक लेना पड़ा। वो डिमोनेटाइजेशन की टाइम यही हुआ था ना, क्योंकि जब कैश बंद कर दिया था तो सब लोग चढ़ के पेड़ों पे चढ़ के कर रहे थे। और ये जो ड्रीम है कि असलियत को तोड़ के एक वर्चुअल रियलिटी बना दो और उसमें सबको धकेल दो, वो कृषि में भी बहुत जबरदस्ती से आ रहा है। उसके बारे में मैं थोड़ा बात करूंगी। आखिर है जो बीमारी का एक संकट, मैं थोड़ा सा फिगर्स देती हूं आपको। डायबिटीज हर साल 7 करोड़ केस हो रहे हैं और एक केस में 1 लाख के करीब ट्रीटमेंट। किडनी डिजीज और डायबिटीज से जुड़ा हुआ है 11 करोड़ हर साल का ट्रीटमेंट, 20,000 डायलिसिस के लिए। लिवर सिरोसिस 94 lakhs, इनफर्टिलिटी 3 करोड़, बर्थ डिफेक्ट्स 17 लाख, कैंसर जो कैंसर ट्रेन जाती है यहाँ से 17 लाख केस, 15 लाख एक ट्रीटमेंट। मैं जानती हूँ कि रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स के लिए एक कैंसर आता है, पूरा फैमिली, जमीन, मकान। और वो ही कंपनियां जिन्होंने जहर खेती के लिए बेचा है, वो ही कंपनियां दवाई भी बेचती। ये कंपनियों का बेसिस क्या है? ज्यादातर लोग को पता नहीं, याद नहीं कि एक जहर बेचने वाली कंपनी हिटलर की जर्मनी से निकली है। वो कार्टेल का नाम होता था IG Farben। IG Farben के साथ जुड़ा हुआ था मोन्सेंटो,
ड्यूपॉन्ट, और ये जहर बनाते थे लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में मारने के लिए। पेस्टिसाइड्स वहीं से निकले, एमिनेशन बनता था फॉसिल फ्यूल से, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करके हवाबाश प्रोसेस से एमिनेशन बनता था, उसी प्रोसेस से अमोनिया बनता है, वही प्रोसेस है। इसलिए इतने बम फर्टिलाइजर बम होते हैं। अफगानिस्तान के सारे बम फर्टिलाइजर बम। एक बहुत सीनियर जनरल ने मुझे एक बार बताया था, अमेरिकन जनरल ने। अब हमें समझ आ रहा है कि इतने बम कहां से आए होंगे। हमने सोवियत से हटाने के लिए उनको खूब फर्टिलाइजर दिया और उनने उसके बम बनाए। अभी बेरूत में याद है, एक वेयर हाउस में एक्सप्लोजन हुआ था, 200 लोग से ज्यादा मरे थे। फर्टिलाइजर। ओक्लाहोमा, ऑस्लो, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, फर्टिलाइजर बम, फर्टिलाइजर बम, फर्टिलाइजर बम। वो उसका असली काम वही था। और फिर एजेंट ऑरेंज जैसी जहर जो वियतनाम में फैलाए गए, उनको हर्बिसाइड बन के बेच रहे हैं। राउंड अप इलीगली इतना फैला है। राउंड अप से कैंसर होता है, 1500 केस है अमेरिका में। कल ही मोंसैंटो बायर फिर से हारे हैं एक और केस, कल हारे। ये कैंसर से जो रिश्ता है वो एस्टैब्लिश्ड है, पर हमारे यहाँ इलीगल है। मुझे एक इमेज याद आ रही है पंजाब की। पंजाब यूनिवर्सिटी ने, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने कहा घास मारने के लिए राउंड अप इस्तेमाल करो, ग्लाइफोसेट राउंड अप। तो एक खेत के एक कोने में हमारे भाई तो राउंड अप स्प्रे कर रहे थे इलीगल, और एक दूसरे कोने में हमारी बहन घास काट रही थी अपने जानवरों की। एक पर लॉ में इलीगल है ना, अकेले टी गार्डन्स में अलाउड है बाय लॉ। ओनली इन टी गार्डन्स आर दे अलाउड बाय नोटिफिकेशन, और सब जगह जहां बिक रहा है गैर कानूनी बिक रहा है। और यही एक बहुत बड़ा इशू है। जब बीटी कपास इस देश में आया, इलीगली आया 1998 में, मैंने इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। 2002 तक उनको परमिशन नहीं मिली, इलीगली वो बांटने लगे। अगर आप देखिए पंजाब में सब में ज्यादा आत्महत्या कहाँ है? मालवा में है जहां बीटी कपास उगता है, विदर्भा में है जहां बीटी कपास उगता है, आंध्र में है जहां बीटी कपास उगता है, कर्नाटक में है जहां बीटी कपास उगता है। 95% कपास का बीज मोंसैंटो के हाथ में है। 95%। ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एडमिट किया, ये प्रीमा फेसी मोनोपोली है, और मोनोपोली रोकना सरकार की ड्यूटी है। 5 रुपए का बीज होता था मोंसैंटो के आने के पहले, आज बेस्ट 10। उनने सीधे 4000 रुपए किलो ले गए। ये एक नए तरीके का बीज लगान, और ये गैर कानूनी, ये भी गैर कानूनी इसलिए है कि वो जमाने में जब हम गैट के खिलाफ लड़ रहे थे, वो 91 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है हमारी किसानी हिस्ट्री के लिए। उस साल विश्व बैंक ने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट इंपोज किया, और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट इंपोज किया उसी साल डंकल ड्राफ्ट लीक हुआ गैट का, WTO का। तो ये दोनों चीज एक साथ आई और बहुत आंदोलन हुए। आजकल राकेश के बैठते हैं, उस जमाने में उनके पिताजी हमारे साथ काम करते थे। मुझे याद है मेरा आई थी, 5 लाख किसान जुड़े थे कब्बन पार्क में कि कृषि और रोटी जीने के लिए जरूरी है, इनको व्यापारी वस्तु नहीं बना सकते, ये WTO में नहीं होनी चाहिए। उधर हरित क्रांति, जिसको विश्व बैंक ने लोन दे दे के, दबाव दे दे के हम पे इंपोज किया था, 91 में उन्हें स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट किया, और सब में बड़ा स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट कृषि का था।
उनने उसमें लिखा कि ये रिफॉर्म जो कहते हैं ना, जैसे कि अच्छी चीज है, उनने कहा पूरा फर्टिलाइजर ट्रेड डीरेगुलेट होना चाहिए, लैंड सीलिंग कानून, किसानों का जमीन का हक का जो प्रोटेक्शन है वो खत्म करो, इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी का जितना सपोर्ट सिस्टम है तोड़ो। ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आप बोल रही थी वो सब उसी टाइम का आया हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि भारत क्यों उगा रहा है गेहूं और चावल, रोटी उगाना बंद करो, आलू टमाटर और प्याज उगाओ, पोटैटो अनियन टोमेटो। 19 कौन सा साल होगा, 85 में होगा शायद, पेप्सी आया था बड़े बड़े एड्स के साथ पंजाब में, we bring a new spring, बैसाखी के दिन एडवर्टाइजमेंट लगाए, मेरी किताब में है उसका, उनका एडवर्टाइजमेंट, और उनको पंजाब को बदलना था, टमाटर और आलू लाके 50 पैसे किसान को मिल रहा था किलो का, 10 रुपए वो कलेक्ट कर रहे थे सरकार से इंसेंटिव के लिए, 10 रुपए और 50 पैसे किसान को मिल रहा है इसमें। फेल हो गया आलू, यहाँ नहीं दिखता, आलू और टमाटर तो नहीं दिखता, पर बंगाल में बहुत फैला है, वहां पे आलू वाले किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 5 रुपए की 50 किलो की बोरी और पेप्सी का चिप्स 10 ग्राम का 20 रुपए का, कहां जा रहा है मुनाफा? तो ये जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट ने एपीएमसी एक्ट का तोड़ो, रिमूव कंट्रोल्स ऑन मार्केट्स, ट्रेडर्स, प्रोसेसर्स, अबॉलिश एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ये आज की कानून नहीं है, ये 91 से सोचा हुआ था, पर किसान आंदोलन ने रोका हुआ था, और कोविड और लॉकडाउन के पीछे वो जब ओपन एटमॉस्फेयर में नहीं हो पाया तब ये कानून लाए। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हमारा क्यों था? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लाया गया था बंगाल फैमिन के बाद, अंग्रेज लेके होल्ड कर रहे थे, स्पेक्युलेट कर रहे थे और लोग भूखे मरे थे। चावल की कमी नहीं थी, उत्पादन की कमी नहीं थी, पर मार्केट में और ट्रेड में चला गया था। उस साल अंग्रेजों ने और ज्यादा एक्सपोर्ट किया चावल, इसलिए हमारी बहनों ने बंगाल में एक जबरदस्त आंदोलन शुरू किया था, तिभागा आंदोलन, जान देवो धान देवो ना, हम अपनी जान देंगे, अपना धान नहीं देंगे। आज हमारे किसान आंदोलन यही कह रहा है, हम अपना जान देंगे पर हम अपनी जमीन, अपनी खेती, बार बार जमीन का मुद्दा बहुत आया है किसान आंदोलन में, क्योंकि किसान समझ रहे हैं कि आखिर में जमीन की बात है। तो ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट था कि रेगुलेट करो मार्केट को, प्राइस को, और ये खाने के हक से जुड़ा हुआ है, ये किसानी से नहीं जुड़ा हुआ है। इट इज नॉट अ फार्म लॉ, इट इज अ राइट टू फूड लॉ कि स्पेकुलेशन और होर्डिंग से तुम भूखमरी नहीं बनाओगे, भूखमरी रोकने का कानून है। ट्रीटिंग फार्मर्स कोऑपरेटिव्स एज इफ दे आर कॉर्पोरेशन, ये सब बदलाव 91 के उसी टाइम विश्व बैंक का ये था, और दूसरी तरफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा बीज पे माल किया, बीज कंपनियों का होगा, उन्हीं कंपनियों का जो जहर लाई है, वो जेनेटिकली इंजीनियर बीज पे पेटेंट लेंगी। हम लोगों ने उस समय मिलके, पार्लियामेंट के साथ मिलके, सरकार के साथ मिलके 2 कानून लिखे जो ऐतिहासिक हैं। पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट में हमने कहा पेड़ पौधे तो कुदरत देती है, पेड़ पौधे इंसान नहीं बनाता, बीज इंसान नहीं बनाता, उन्नत करता है पर उसका क्रिएशन नहीं करता। जैसे बार बार हमें अगर गुरबानी में वापस जाएंगे तो कैसे क्रिएशन का रोल, कुदरत का रोल क्या है, इतनी सुंदरता से बार बार हमें रिमाइंड किया गया है।
तब जब उन कंपनियों ने कहा कि हम पेटेंट करेंगे, मैं एक मीटिंग में थी 87 में, जहाँ ये सारी मोंसेंटो वगैरह बैठ के कह रही है अब हम पेटेंट करेंगे। मैंने कहा तुमने बनाया नहीं तो कैसे पेटेंट कर सकते हो? इन्वेंशन के लिए पेटेंट मिलता है, चोरी के लिए पेटेंट नहीं मिलता। तो मैं लौटी और मैंने कहा कि जैसे हमने चरखा चला के पहला सेकंड स्वतंत्रता आंदोलन में अपना कपड़ा बनाया था, और मुझे याद है पंजाब में जब माँ आती थी हर घर में चरखा चलता था, हर घर में चरखा चलता, हर घर में क्या कहते हैं वो खड्डी तो होती थी, पर वो जो हम लोग बेलना नहीं, और वो जो एक मोटी चद्दर बनती है खेस, याद है? और कंबल से ज्यादा गर्म होता था। हमारे कोट भी उनके ही बनते थे, तो उनके नहीं कपास के बनते थे। और थैंक यू सर। तो विश्व व्यापार संघ ने कहा हम पेटेंट करवाएंगे, जबरदस्ती कराएंगे। हमने कहा नहीं, हमारे एसपी शुक्ला जबरदस्त एम्बेसडर थे उस जमाने में जेनीवा में, मैं बार बार उनके पास जाके बात करती थी। हम लोगों ने भारत में पार्लियामेंट के साथ आर्टिकल 3J इन द पैटेंट लॉ, सीड्स आर नॉट पैटेंटेबल, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नॉट पैटेंटेबल, वो तोड़ने के लिए अभी भी कोशिश हो रही है मोंसेंटो की। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट कानून, प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन एक्ट, उस जमाने में चतुरानंद मिश्रा जी होते थे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, तो उनने हमें कहा कि क्योंकि सरकारी लोग दबाव डाल रहे थे कि हमको बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मालिकियत देनी पड़ेगी, ये WTO का रिक्वायरमेंट है। हमने कहा नहीं, हमने स्यू जेनरिस डाल दिया है उधर, हम अपना कानून बनाएंगे। सब में पहला ब्रीडर किसान है, और किसान का ब्रीडर हक के लिए हम प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन फार्मर्स राइट्स एक्ट बनाएंगे। और यही पेप्सी जो यहाँ पंजाब में आया था 100 डेज ऑफ स्प्रिंग करके, गुजरात में आलू पे कब्जा किया और 4 किसानों को सू किया 1-1 करोड़ कि आपने बीज बचाया है। तब मैंने देखा ये केस चल रहा है, मैंने अपनी किताबें भेजी और जजेस ने पढ़े कि ये कानून है, आर्टिकल 39 ऑफ प्लांट वैरायटी एक्ट says the farmer's right to save, exchange, improve, breed, sell seed can never be alienated. जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। तो पेप्सी को अपना केस विड्रॉ करना पड़ा। आजकल जो सीड बिल 2-3 साल से बैठा हुआ है, कोशिश है कि वो सारी क्लोजेस तोड़ी जाए पुराने कानूनों की। और मैंने उस सीड बिल का क्रिटिक लिखा हुआ है, मैं भेजूंगी, आपको भेजूंगी। उसमें लिखा है फार्मर इज either a farmer who actually farms or a company in agriculture. तो अदानी और अंबानी किसान बन जाएंगे इस कानून के द्वारा। Nobody will be a farmer. Nobody will. So, in effect, the seed bill is one. पर जैसे आप बोल रही थी बहन, बार बार आप बोल रही थी कि आंदोलन बहुत और काम करते हैं। तो हम जानते हैं कि ये आज जो कानून आए हैं वो पिछले साल, वो 91 के वर्ल्ड बैंक प्रिस्क्रिप्शन है, वो वर्ल्ड बैंक का कंडीशनैलिटीज है। और आगे के लिए जो कंडीशनैलिटीज लाए जा रहे हैं और क्या सिस्टम बन रहा है, मेरे ख्याल से अब किसान आंदोलन को उस पर काम करना पड़ेगा। एक तरफ तो रचनात्मक काम कि हमें कैसी खाद्य व्यवस्था और कैसी कृषि चाहिए। आपने देख लिया है DAP इस साल 300% बढ़ाया था, अमोनिया मैन्युफैक्चर का 1000% खर्च बढ़ा है, इसका प्राइस ऐसे बढ़ते जाएगा। और ये भी आप लोग तो जानते हो कि जितना आप यूरिया डालो उतना यूरिया डालना पड़ता है, क्योंकि वो धरती माँ का असली उर्वरकता मारता है। असली उर्वरकता आती है जीवों से, फंजाई से, बैक्टीरिया से, सॉइल फूड वेब से, और उनको खाना चाहिए जैविक। वो जीव है तो उन्हें जैविक खाना चाहिए। जब हम रासायनिक डालते हैं तो वो जीव मरते हैं, तो धरती
सूखने लगती है, 10 गुना ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है। ये नॉर्मन बोरलॉग ने खुद admit कर रखा है। और जो नॉर्मन बोरलॉग का मिरेकल बनाया जाता है, असली में सारी खेती जब चावल की होएगी तो ज्यादा चावल तो होएगा ही, और खूब पानी मिलेगा तो अच्छा चावल होगा। और उसके ऊपर सबने मेहनती किसान दुनिया के, जिनको किसानी में प्राइड है, वो उगाएंगे तो अच्छा उत्पादन होगा। ये बोरलॉग साहब का नहीं था देन, ये पंजाब की धरती, पंजाब का पानी और पंजाब के किसान की मेहनत का देन था। इसलिए हमको इनका विज्ञान का जो फॉल्स नैरेटिव है वो भी चैलेंज करना पड़ेगा। और बार बार मैंने 2 चीज पूछी है इनके इकोनॉमिस्ट से बार बार, वो कहते हैं जीडीपी इज गोइंग डाउन इन एग्रीकल्चर। और हमारे सॉफ्टवेयर के बहुत बड़े जायंट गोवा में डीडी कोसामी लेक्चर दे रहे थे, और उन्होंने कहा हमने तो आईटी के साथ भारत को इतना अमीर बना दिया है, पर किसान पीछे खींच रहा है और हमको डिनोमिनेटर कम करना पड़ेगा। एक रेशियो में होता है ना, एक ऊपर का होता है और नीचे डिनोमिनेटर होता है। उन्होंने कहा डिनोमिनेटर कम करोगे, किसान कम करोगे तो ग्रोथ बढ़ जाएगा। तो मुझे उन्हें याद दिलाना पड़ा कि वो किसान और आप एक ही देश के सिटीजन हैं, एक ही हक है। वो किसान और आप एक ही धरती के सिटीजन हैं, एक ही हक है। आप नहीं कह सकते इन्हें कम करो। तो आजकल की जो सोच है वो शुरू हुआ रासायनिक से बनाए बोने के धान, फिर हुआ जीएमओ बीटी कपास, और जिसको कहते हैं मुक्त व्यापार, पर मैं कहती हूँ कंपनी का गुलामी का व्यापार। और लोगों को पता नहीं, फर्स्ट फ्री ट्रेड ट्रीटी वाज ईस्ट इंडिया कंपनी विद द मुगल एम्परर्स 1716, फर्रुखी फरमान, राइट ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी, कि उनको टैक्स नहीं होगा, यहाँ के ट्रेडर को टैक्स होगा। तो एक अनइक्वल, अगर आप देखिए नए नए जो कानून बने, पॉलिसीज बनी है, कंपनियों को एक भी टैक्स नहीं, पर बार बार होती है किसानों को टैक्स करो, रोटी को टैक्स करो। तो ये जो एक अनइक्वल ट्रीटमेंट है, ये बहुत रफ्तार से अभी बढ़ रही है और बढ़ेगी। और ग्लोबलाइजेशन में काम करके, अध्ययन करके, एक्टिविज्म करके मुझे एक चीज समझ आई है, यहाँ की कंपनी बहुत छोटी है और वो दरवाजा खोलने के लिए लाई जाती है। असली खिलाड़ी अंबानी अदानी नहीं, असली खिलाड़ी मोंसेंटो कारगिल है, असली खिलाड़ी सिंजेंटा है, बायर है, असली खिलाड़ी अमेज़न है, असली खिलाड़ी ब्लैक रॉक और बिल गेट्स है। मैंने यहाँ पे एक पिछले साल हमने रोटी का भविष्य रिपोर्ट बनाई थी कि कितना बदलाव आ रहा है, और लगान खींच के सारा धरती का भी पूरा धन और समाज का भी पूरा धन ऊपर को लिया जा रहा है। जब खींच के लोगे, शोषण करोगे, फार्मर्स का शोषण करोगे, जब 5% बच रहा है किसान के पास, कंज्यूमर रुपी का 5% किसान पे जा रहा है। जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था 6% डिफरेंस था ट्रेड का और किसान का। ट्रेडर्स को 6% ज्यादा, तो कहते हैं ना आरती पीछे पड़े हुए हैं। अब एक आरती है अमेज़न, एक आरती है पेप्सी, एक आरती है, जिनका रिश्ता नहीं है किसी के साथ, ना कंज्यूमर के साथ ना किसान के साथ, दोनों तरफ का शोषण कर रहे हैं। 95% is the difference in the consumer price and what the farmer pays. And if that trend continues, कहाँ आप डबल नहीं कर सकते फार्म इनकम। आपका लागत अगर तरह तरह के लगान बढ़ते जाएंगे और उधर से किसान का दाम गिरता जाएगा, क्योंकि आपने रेगुलेशन तोड़ दिया है, इसीलिए किसान लड़े हैं इन 3 कानूनों के खिलाफ। ये डीरेगुलेशन के कानून है, तो किसान का खर्चा बढ़ेगा,
उसका आमदनी कम होगा। और जैसे मैंने कहा 6% डिफरेंस है, 95% प्रॉफिट्स ऑफ कॉर्पोरेशंस आ गया है। हमारे बहुत सारे ग्रास वगैरह हम तो इस पे काम करते ही रहते हैं। पर ये जो शोषण और लगान का है, आज का लगान क्या है? धरती से लगान देते थे अंग्रेज के टाइम, और वो 1900 वाले कानून ने यहाँ पे रोका था। उधर जो हमने नवदानिया में लड़ाई की है, हम बीज का लगान नहीं देंगे। ये बीज धरती देते हैं, हमारे पूर्वजों ने दिया। ये हमारा सामूहिक धरोहर है, ये आपकी बौद्धिक संपत्ति नहीं है, आप लगान नहीं लोगे। आजकल का लगान एक नया लगान है। खेती में कौन घुसे हैं? जहर बनाने वाली कंपनियां ही नहीं जो बीज पे काबू करना चाहती हैं, बड़ी कॉर्पोरेट व्यापारी ही नहीं, आईटी के जायंट्स बिल गेट्स और माइक्रोसॉफ्ट। और एक और हमारे किसान भाई बहनों को देखना पड़ेगा, पीछे पीछे आंदोलन चल रहा था, माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक ठेका कर दिया, सारे लैंड रिकॉर्ड्स आपके, सारे लैंड रिकॉर्ड्स आपके पास। अब माइक्रोसॉफ्ट और बिल गेट्स क्या सोच रहे हैं? उनका प्लान है, और ये क्योंकि लिखते हैं सब कुछ प्रूफ है, और मेरी एक किताब है वननेस वर्सेस 1%, जो मैंने बिल गेट्स को बढ़ते हुए देखा, और मैंने कहा ये कैसे हर सरकार को नीति बना के दे रहे हैं। अभी कोविड में भी आप देखिए, पूरी तरह बिल गेट्स ने नीति बनाई है, और 2015 में उनने प्रेडिक्ट करा था कि ऐसा कोविड आएगा, और हर सब कुछ को मास्क पहनना पड़ेगा, सबको अलग बैठना पड़ेगा, और सबके धर्म खत्म हो जाएंगे। 2015 का उनका टेड टॉक है, देखिए उसे। एक एक चीज जो खड़ी सरकारों ने उनने डिसाइड कर लिया था, और सारा वैक्सीन का धंधा किसके हाथ में है? उनके हाथ में। एक एक वैक्सीन कंपनी में उनका इन्वेस्टमेंट है, एक एक पैटेंट में उनका शेयर है। तो उनने डिसाइड कर लिया है पिछले साल कि पूरी दुनिया में एक ही खेती होगी, एक खेती। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पंजाब, हरियाणा, केरला, हर एक की अलग अलग खेती है। वो कहते पूरी दुनिया का एक खेती होगी। वो खेती क्या मांग रहे हैं? बिना किसानों की खेती, फार्मिंग विदाउट फार्मर्स, डिजिटल सर्वेलेंस, मेगा बिग ट्रैक्टर्स, ड्राइवरलेस ट्रैक्टर्स, हाँ, किसान को खत्म करो। और यही नहीं, ये नहीं कि उगेगा नहीं कुछ, बड़ी बड़ी मशीनें लाएंगे, बड़ी बड़ी किसानों को जिंदा रखेंगे, पर ये कह दिया इनने कि अब हमें खाना नहीं चाहिए, हम रॉ मटेरियल बनाएंगे खेतों में और लैब्स में बनाएंगे खाना। और आपने देखा होगा किस तरह एक आक्रमण हो रहा है दूध और दही पे, दूध पे और गाय पे। कैसे? गाय की 4 स्टमक है इसलिए वो मीथेन करती है? नहीं, मीथेन उनकी फैक्ट्रीज वाली गाय करती है, क्योंकि उनको ये सोयाबीन खिलाते हैं। बीन खिलाएंगे तो गैस होगी। वो मीथेन का जो पोल्यूशन है हमारी गाय का नहीं होता है। भैंस खड़ी हुई है गाँव घर में, उसकी मुंह आती है, अरे कहाँ हो पाओगे। तो ये एक जो हमारे जानवरों के खिलाफ आंदोलन है इन कंपनियों का, क्योंकि वो जानते हैं जब तक हमारे पास गाय है, भैंस है, गोबर है, दूध है, हम स्वतंत्र हैं। तो इधर कह रहे हैं किसान के बिना खेती और खेती के बिना खाना। वही मछुआरों के लिए कह रहे हैं, समुद्र के बिना मछली हम जेनेटिकली इंजीनियर लैब में बनाएंगे। तो फर्जी खाना, फर्जी किसान, फर्जी ज्ञान और फर्जी इकोनॉमिक्स, ये लोग तैयार हैं। आप लोग ने ग्लासगो का देखा होगा, अभी कॉप हुआ था वहां क्लाइमेट चेंज का। अमेरिका ने तैयार कर लिया, जैसे हरित क्रांति के नाम से पंजाब को नष्ट किया, एक एम फॉर क्लाइमेट करके एक मिशन बनाया है। एम फॉर क्लाइमेट, एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। क्या है वो नेट जीरो जो बार बार बोला जा रहा है? हम पोल्यूशन करते रहेंगे। 90% पोल्यूशन अमीर देशों का है, हम पोल्यूशन करते रहेंगे। पर अब हम आपकी खेती, आपके पेड़, आपके जानवरों को डिसाइड करेंगे कि
वो कैसे होंगे? या आपके घर में होंगे या बड़ी फैक्ट्री में होंगे? आप कौन सी फसल उगाओगे? उसका कार्बन ऑडिट क्या होगा? ये नेट जीरो है, कार्बन ट्रेड, मैं इसको कहती हूँ कार्बन कॉलोनाइजेशन। एक नई गुलामी आ रही है एक झूठे क्लाइमेट डिस्कोर्स के थ्रू। असली क्लाइमेट डिजास्टर है, चारों तरफ फ्लड्स हैं आजकल। हमारे उत्तराखंड में 77 लोग गुजरे हैं अक्टूबर में, रेनी में 200 लोग बहे, केरला में, तमिलनाडु में लोग मर रहे हैं मौसम बदलाव की वजह से, वो पोल्यूशन से हुआ है। पर ये जो तैयार है, जिस तरह एक तरफ कोविड के लिए तैयार थे, उस तरह क्लाइमेट के लिए तैयार हैं। और इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक तरफ टेक्नोलॉजी ले रहा है और विश्व बैंक के साथ काम कर रहा है, दुनिया का सब में बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ब्लैक रॉक और उनके साथ वैनगार्ड। ये क्योंकि अमीर लोग इतने अमीर हो गए हैं, उनको कहीं पैसा रखना है ना, उसको पैसे से और बनाना है। ये नए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट फंड्स बने हैं। जब 2008 में वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ, तब ये आगे आए। $1 ट्रिलियन होता था ब्लैक रॉक, 1 ट्रिलियन। अभी मैंने डेटा देखा 9.5 ट्रिलियन। और उनने अभी कहा है कि सारी जब सृष्टि हमारी होगी और उसको हम फाइनेंशियलाइज और मोनेटाइज करेंगे, एक एक खेत को, एक एक पेड़ को, पेड़ हमको कैसे ऑक्सीजन देता है, एक एक घास को, तब हमारा इकोनॉमी, उनका इकोनॉमी 4000 ट्रिलियन बाय 2030। सोचिए, 4000 ट्रिलियन डॉलर मतलब 4000 अरब डॉलर। 9.5 ट्रिलियन से दे आर एक्सपेक्टिंग टू जंप टू 4000 ट्रिलियन। प्रकृति का एक एक भाग पे मार के, एक एक भाग पे मार के, तो सृष्टि नहीं जिंदा रहेगी, इंसान नहीं जिंदा रहेगा। और इसलिए जो बार बार कहा जा रहा है हम 5 ट्रिलियन बनाएंगे, ब्लैक रॉक के लिए 5 ट्रिलियन बनाओगे या 5 ट्रिलियन जो से ज्यादा, मैं कैलकुलेट करूं कि 15 ट्रिलियन तो हमारे किसान इकोनॉमी बनाते हैं। हमने तो इकोनॉमिक्स करा ही नहीं है किसानों का। हमने एक स्टडी किया था कि 10 गुना ज्यादा एक स्वतंत्र किसान कमाता है गुलाम किसान जो पेप्सी का टमाटर और आलू उगा रहा है। तो ये नया हमको काम करना है। आज से 2020 तक एक नया कोalition बनाना पड़ेगा, कंज्यूमर्स का और फार्मर्स का। और आखिरी चीज मैं कहना चाहूंगी, आप में से बहुत चंडीगढ़ के हो, एक दुकान खोल दीजिए, एक दुकान सीधे किसान से। हम बस किसान का सीधे लेते हैं, उससे इकोनॉमिक्स निकल आएगा, किसान की आमदनी दुगनी होगी, आपका खर्चा आधा होगा। क्योंकि स्पेकुलेशन बढ़ने वाला है, इन्फ्लेशन आपने देख लिया। काम हम लोग को बहुत करना है। आप लोगों ने मुझे मौका दिया किसान आंदोलन के साथ समर्थन देने का, आप सबके साथ आगे 10 साल का काम लग के करने का और किसानी गुरबानी